हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के 5 रिवीजन प्रश्न। गौरीमा हजारिका का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है सत्रिया से। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका असम का। और इसके फाउंडर कौन है? तो शंकर देव इसके फाउंडर है। बी कुंजमणि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी से संबंधित है आपके बी कुंजमणि। सोर पोटेल कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो यह है गोवा का। गोवा का कौन सा व्यंजन है? सोर पोटेल। 38वीं समांतर रेखा कौन सी? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा बनाती है आपकी 38वीं समांतर रेखा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष और मुख्यालय बताएं? तो मुख्यालय है पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताएं। तो कथक की परंपरा किस शहरों से विकसित हुई थी, यह पूछना चाहता है। तो जयपुर, बनारस और लखनऊ, यह आपके घराने संबंधित है कथक से। और कथक मुख्यतः उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, मुख्यतः यूपी का, और इससे संबंधित है आपके पंडित बिरजू महाराज। वेरी इंपोर्टेंट नाम है, कथक से संबंधित है। इसके बाद बात करने वाले हैं फाउंडरों की। तो लखनऊ घराना के फाउंडर हैं आपकी ईश्वरी प्रसाद। जयपुर घराना के हैं भानुजी महाराज। बनारस घराना के हैं जानकी प्रसाद। उसके बाद कथक रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़ के हैं आपके राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह। अगला क्वेश्चन, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को जाता है? तो ये जाता है एम बाला मुरली कृष्ण को। यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इन्होंने त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना की है। कर्नाटक संगीत के जनक की यदि हम बात करें तो पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदर दास इसके जनक हैं। इसके बाद बड़े गुलाम अली का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पटियाला घराना से संबंधित कौन से हैं आपके? तो बड़े गुलाम अली किससे संबंधित हैं? पटियाला घराने से संबंधित हैं। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो पुरंदर दास इसके जनक हैं। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना, इनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कथक से। कथक से संबंधित है आपकी कमलिनी और नलिनी अस्थाना। इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद राधा और राजा रेड्डी के युगल की बात कर लें तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। मणिपुरी में एक नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, झावेरी बहनें। इनके नाम क्या क्या हैं? तो दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा। यह 4 बहनों को झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके बाद भरतनाट्यम के युगल की यदि हम बात करें तो भी पी धनंजय और शांता धनंजय, यह भरतनाट्यम के युगल हैं। इसके बाद भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तंजावुर, चौकड़ी, चेन्नई, पोन्नई, वडीवेलु, सवानंदनम, यह सभी संबंधित है आपके भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं? विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह आपकी संबंधित है सरोद से। और पहली महिला सरोद वादक कौन है? तो विदुषी शरण रानी ही पहली महिला सरोद वादक हैं। अलका ठाकुर का संबंध किससे है? तो अलका ठाकुर का संबंध है बांसुरी से। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? सितार से है। और पंडित रविशंकर का नाम आपको इंपोर्टेंट रखना है। पंडित रविशंकर का संबंध भी आपका सितार से है। अनुराधा पाल का संबंध भी आपका सितार से है। इसके बाद बात करने वाले हैं पहली महिला संतूर वादक की। तो संतूर वादक है आपकी श्रुति अधिकारी, यह पहली महिला संतूर वादक है।
इसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा भी आपके किससे संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। पहली महिला, एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? तो बागेश्वरी कमर का नाम आपको याद रखना है। बागेश्वरी कमर किससे संबंधित है? शहनाई से है। एक बार फिर से सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। आप क्लास में बस अंत तक बने रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारे क्वेश्चन कब मुझे याद हो गए और रिकॉल हो गए हैं अच्छे तरीके से। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद वादक हैं, और पहली महिला यह सरोद वादक है विदुषी शरण रानी। अलका ठाकुर बांसुरी से संबंधित हैं। अनुष्का शंकर सितार से संबंधित है। तबला वादक है आपकी अनुराधा पॉल। उसके बाद पहली महिला संतूर वादक श्रुति अधिकारी, और पहली महिला एकमात्र शहनाई वादक बागेश्वरी कमर जी है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उड़ीसा का जो रज त्योहार है वह कौन से महीने में मनाया जाता है? तो जून में मनाया जाता है आपका उड़ीसा का रज पर्व। और कितने दिनों तक यह आयोजित किया जाता है? 3 दिनों तक यह आयोजित किया जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं इसके जो 3 दिन होते हैं, उससे पहली बार हम बोलते हैं रज को पहली रज, दूसरी बार मिथुन संक्रांति और तीसरी बार भूदाय बसी रज। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, उड़ीसा के और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की यदि हम बात कर लें तो कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। धानु यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? उड़ीसा से। नुआखाई उड़ीसा से है। पुरी बीच यह भी आपका उड़ीसा से संबंधित है। कोणार्क की बात आई है तो आप कमेंट करेंगे कि कौन से नोट के पृष्ठ पर कोणार्क मंदिर की आकृति बनाई गई है। कोणार्क नृत्य महोत्सव किससे संबंधित है? उड़ीसा से है। धानु यात्रा उड़ीसा से है। पुरी बीच उड़ीसा से है। नुआखाई भी आपका उड़ीसा से है। और जो रज पर्व है वो है आपका जून में मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? तो बलबीर सिंह दोसांझ यह भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। 1997 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। बुक थी इनकी द गोल्डन हैट्रिक। द गोल्डन हैट्रिक, द गोल्डन हैट्रिक। राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके बाद मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पहले खेल रत्न हॉकी धनराज पिल्लाई को मिला था। 7 नंबर क्वेश्चन, पहले भारतीय खिलाड़ी भारत रत्न अवार्ड जिन्हें मिला है वो है आपके सचिन तेंदुलकर जी। सबसे कम एज में इन्हें मिला है। 2014 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण मिला तो विश्वनाथ आनंद हैं। पद्म भूषण इन्हें मिला था, पहले खिलाड़ी हैं। 2007 में यह इन्हें मिलता है। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 36 फीट आपकी चौड़ाई होती है। लॉन टेनिस में जो जोड़ी में खेले जाने वाले मैच होते हैं उनकी चौड़ाई कोर्ट की कितनी होती है? कोर्ट किसे बोलते हैं? कोर्ट किसे बोलते हैं? जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो पिच पर खेली जाती है, तो कोर्ट आप जो खेला जाता है टेनिस वो कोर्ट पर खेला जाता है। रैकेट की लंबाई होती है 73 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी होती है कोर्ट की 36 फीट। नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है। 56 से 59 ग्राम के बीच में बॉल का वजन होता है। रंग इसका पीला या सफेद होता है बॉल का। किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो द बॉल उपनाम किसका है? तो राहुल द्रविड़ का नाम क्या है? द बॉल है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था सबसे कम आयु में 2014 में। महेंद्र सिंह धोनी को कैपिटल कूल माही थाला के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा हरकेश के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। दादा कहा जाता है आपके सौरभ गांगुली को। हिटमैन कहा जाता है रोहित शर्मा को। रॉक स्टार कहा जाता है रविंद्र जडेजा को। किंग चीकू विराट कोहली जी। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। जंबो अनिल कुंबले। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? तो द ईस्ट एंड द वेस्ट यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई। द ईस्ट एंड द वेस्ट। 12 जनवरी 1966 को जन्म होता है स्वामी विवेकानंद जी का। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 को। धर्मसभा शिकागो में इन्होंने भाषण दिए थे 1893 में शिकागो सम्मेलन में।
वेदांत, वॉइस ऑफ फ्रीडम, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, संगीत, कल्पतरु, यह सभी वेदांत किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। R.C. मजूमदार, एशियंट इंडिया, अमिताभ घोष, रिवर ऑफ स्मोक, यह इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सूरत को भारत के किस नाम से जाना जाता है? सूरत को किस उपनाम से जाना जाता है? तो डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी, मक्का का प्रवेश द्वार, इन सभी नाम से सूरत को जाना जाता है। ब्लू सिटी आपका जोधपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी आपकी जयपुर को कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। डायमंड सिटी सूरत को कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर, उदयपुर को कहते हैं। रेड सिटी बीकानेर को कहते हैं। अंतरिक्ष सिटी आपकी बेंगलुरु को कहते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहते हैं। गोल्डन सिटी बेंगलुरु को। सैंडलवुड मैसूर को। प्राइम मिनिस्टर प्रयागराज को। हाईटेक सिटी यहाँ पर हैदराबाद को। सिल्वर सिटी आपकी कटक को कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो सूरत को कहते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिशों पर पंचायती राज का उदय होता है। 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 1958 की इसकी रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। यह समिति कहती थी कि गांव, ब्लॉक और जिला के आधार पर आपको पंचायत बांटनी चाहिए। इसी आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकार किया और पहली पंचायत आपकी बघरी गांव, कौन सा गांव है? बघघरी गांव, और जिला है नागौर, राज्य है राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 से है लागू होती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका अशोक मेहता समिति है, 2 स्तर से संबंधित है। 1977, JKV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। यह और इम्पोर्टेंट समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो आर्टिकल 243 आपका वर्णन करता है पंचायती राज का। पंचायती राज का वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। कब जोड़ी गई? 73 में संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। कुल विषय कितने हैं? 29 हैं। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 2 + 9 जुड़कर कितने होते हैं? 11। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। आर्टिकल 243A से आर्टिकल 243O तक यह आपके सभी आर्टिकल संबंधित है पंचायती राज से। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 324 में क्या है? तो आर्टिकल 324 संबंधित है आपका निर्वाचन आयोग से। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है आपका आर्टिकल 124। इसके बाद बात करने वाले फिर से रिवाइज कर लें तो आर्टिकल 243 का संबंध है आपका पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। उसके बाद कुल विषय इसमें 29 हैं। 243A से 243O तक इसका वर्णन है। भारत में निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1861 के एक्ट से 1866 में स्थापित होता है। इसकी बेंच लखनऊ में बैठती है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ। कलकत्ता न्यायालय 2 जुलाई 1862 में स्थापित होता है। 15 अगस्त 1862 में आपका होता है मद्रास। बम्बई 14 अगस्त 1862 में। और दिल्ली हाई कोर्ट होता है 1966 में। नवीनतम हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो 25वां भारत का वो है अमरावती। यह है आंध्र प्रदेश का। सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्षेत्र आता है आपका झारखंड का। इसके बाद सबसे बड़ा जज जो पीठ रहती है हाई कोर्ट की जज, वह इलाहाबाद में बैठती है। वर्तमान देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? तो केरल का अधिकार क्षेत्र आपका लक्षद्वीप तक विस्तारित है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसके बाद हाई कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में? तो 214 में हाई कोर्ट का वर्णन है। परामर्श, राज्य के जो राज्यपाल परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति संबंधी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। मुसलमानों पर नहीं लगता था, गैर मुस्लिम कर था आपका जजिया कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जजिया खत्म किया था 1564 में अकबर ने। तो जजिया कर खत्म किसने किया था? 1564 में अकबर ने किया था।
और जजिया कर पुनः शुरू किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। जजिया जड़ से खत्म किसने किया था? तो जहांगीर शाह ने किया था 1712। तो जजिया कर से संबंधित सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक इस स्लाइड पर। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया? सबसे मेन है कि गैर मुस्लिम कर था, यह मुसलमानों पर नहीं लगता था। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। इसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर खत्म किया था 1564 में अकबर ने। जजिया कर पुनः शुरू अकबर बंद कर देता है, उसके बाद शुरू कौन करता है? औरंगजेब करता है। उसके बाद जजिया का जड़ से खत्म, बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया जहांगीर शाह ने। और सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और कश्मीर में जजिया लगाया था ऐबक ने। 80 नंबर क्वेश्चन, अरबों ने आक्रमण के समय पल्लवों का शासक निम्न में से कौन था? तो अरब आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सूर्य मंदिर का निर्माण भी आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। यह इसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है आपके गुजरात में। 1025 में महमूद गजनवी 16वें आक्रमण करता है। कहाँ पर करता है? तो यह करता है आपका गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। कुल आक्रमण इसने 17 किए थे। कन्नौज पर 1021 में, 1018 में इसने मथुरा पर आक्रमण किया था। गजनी वंश या एमनी वंश से संबंधित है महमूद गजनवी। तारीख ए सबकतगीन पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो बैहानी ने यह पुस्तक लिखी है। किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरू ने। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। तारीख ए अल्फी मुल्ला दाऊद की है। अरब आक्रमण से संबंधित है आपकी चचनामा, यह लेखक अली अहमद की पुस्तक है, अली अहमद की। उसके बाद फुलूहात ए आलमगिरी, यह ईश्वरदास नागर की है। चार चामड़, यह चंद्रभान ब्राह्मण की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। अकबर की है अबुल फजल। तो अकबर की कौन सी पुस्तक है? अबुल फजल है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। चार चमन यह चंद्रभान ब्राह्मण की है। फुलूहत ए आलमगिरी यह ईश्वरदास नागर की है। तारीख ए अल्फी यह मुल्ला दाऊद की है। और अरब आक्रमण से संबंधित पुस्तक है चचनामा, यह अली अहमद की है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। किताब उल के लेखक आपके कौन है? अलबरूनी है। तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, तारीख ए सबकतगीन पुस्तक किसने लिखी? तो बैहानी ने लिखी है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो ततौरी जिसे राजतरायन भी बोलते हैं, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इनके बीच में 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1191 में, दूसरा 1192 और तीसरा होता है आपका। इसके बाद जयसिंह के बाद चौथा जो तीसरा युद्ध होता है वह कब होता है? तो आपका होता है 1194 में। यह चौथा युद्ध हुआ था, चौथा। 1191 में गौरी और चौहान के बीच युद्ध होता है। इसे तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। इसमें चौहान विजयी रहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसमें गौरी विजयी रहता है। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। उसके बाद तराइन का चौथा युद्ध चंदावर का युद्ध से हम बोलते हैं। यह जयसिंह के बीच होता है, जयसिंह और गौरी के बीच। यह जो जयसिंह था, इसका जयचंद या इसका सेनापति था, तो इसको हरा देता है मोहम्मद गौरी। और यह कपट करता है किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्योंकि इसकी जो बेटी थी संयुक्ता, उसे पृथ्वीराज चौहान हर लाए थे। इसके बाद नेक्स्ट 1178 भीम सेकंड और गौरी के बीच पाटन गुजरात में युद्ध होता है। इसमें भीम सेकंड से गौरी को हरा देता है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान 16.6% है आपकी अनुसूचित जाति। चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? तो चेंचू है आपकी आंध्र प्रदेश की। मीणा कोली राजस्थान की। मुंडा कोलिया झारखंड की है। गारो खासी जयंतियाँ यह मेघालय की है। लुसाई त्रिपुरा की है। कोरकू अगरिया छत्तीसगढ़ की है। सोपेन अंडमान निकोबार द्वीप की है। भील बिरहोर यह मध्य प्रदेश की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, पर्वतीय, शुष्क मरुस्थलीय, लवणीय, क्षारीय। इसके बाद बात करने वाले हैं पीटमय दलदली मिट्टी से बोलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, या इसका फुल फॉर्म है। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं हम काली कपास मिट्टी को। यह मुख्यतः गुजरात, MP और महाराष्ट्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है।
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी धान की कृषि के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी है। और कपास की कृषि के लिए है आपकी काली मिट्टी, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तिलहन, बाजरा, अलसी, तंबाकू यह सभी काली मिट्टी में अच्छे से होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो रूप होते हैं, बांगर और खादर। निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। स्थापना 1964 के एक्ट से होती है। RBI का सहायक 1976 तक यह रहा है और 1976 से यह स्वतंत्र हो गया था। 28 भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है, यह है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। कार्यबल की जनसंख्या में 15 से 29 वर्ष उम्र तक के लोग शामिल हैं, तो कार्यबल की संख्या में 15 से 59 वर्ष के लोग शामिल हैं। मिनिमम एज 15 है और 59 है मैक्सिमम। भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल संघनता वांछनीय है, यह आपका सही है, बाकी सब गलत है। 31 रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यह बैटरी में होता है। आपका बैटरी में होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यह डायनेमो करता है। आकाश नीला दिखाई देने के कारण, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, इस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसके बाद सिक्का उठा हुआ पानी में डूबने की प्रकृति है, अपवर्तन के कारण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 18 तत्व हैं 5वें आवर्त में। नेक्स्ट 34 निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन प्रतिलोमी होता है, यह नियम है, तो यह नियम होता है आपका बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है। परम ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस है परम ताप का मान है। केल्विन में मापे तो 0 केल्विन। फ़ारेनहाइट में -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण, तो यह बना होता है ड्यूरा मैटर, दृढ़ तानिका का। मस्तिष्क को सुरक्षा व पोषण यह कोरोकाइड यह करता है मृदु तान का पायामीटर, और कंधे की हड्डी कोरोकाइड होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। CSK के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ थी। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित की है, तो महिंद्रा ने 1200 करोड़ की हाइब्रिड ऊर्जा महाराष्ट्र में स्थापित की है। 39 हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा हिटमैन यह 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। 252वां मैच खेला है विराट कोहली ने, यह चौथे खिलाड़ी बने हैं। और तीसरे खिलाड़ी बने हैं 257 मैच खेलने वाले हैं दिनेश कार्तिक जी हैं। 264 मैच खेलने वाले पहले व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी हैं। और 7000 रन बनाने वाले T20 पहले विकेट कीपर आपके वो भी महेंद्र सिंह धोनी हैं। 300 कैच इन्होंने लपके हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है, तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों का स्पॉन्सर बना है आपका नंदिनी T20 विश्व कप में। यह पहली बार T20 विश्व कप हुआ था 2007 में। इसका 9th एडिशन होने वाला है 2024 में, और होस्ट कर रहे हैं इसे USA और वेस्ट इंडीज। पहला मैच 1 जून 2024 को US प्लस कनाडा के बीच यह खेला जाएगा। कुल टीमें इस बार 20 लेंगी भाग और कुल मैच 55 होंगे। तो आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।